Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी जनाब, कल के लेक्चर से क्वेश्चन, कल हमने फंक्शनल बजट्स पे वर्किंग कर रहे थे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में वी आर डन विद फ्यू फंक्शनल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट एंड देन डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। एनी क्वेश्चन किसी बजट की प्रेजेंटेशन में या किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में कोई चैलेंज? अच्छा, लास्ट फंक्शनल बजट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। इसके बाद फिर हम मास्टर बजट की तरफ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो यूनिट्स हमने बेचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन यू शुड रिकॉल ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये है जी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन, जहाँ से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमिन कर सकते हैं। अगले साल हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो फिर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए आपको असूल चाहिए, और ये असूल आपको नोट नंबर B7 के नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है। फिनिश गुड्स आर वैल्यूड ऑन अ FIFO बेसिस एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। FIFO बेसिस पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक करंट पीरियड प्रोडक्शन पे वैल्यू की जाएगी। ओपनिंग स्टॉक, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, प्रोडक्शन कॉस्ट, 3 कॉलम हमें चाहिए फॉर ईच प्रोडक्ट। 3 कॉलम फॉर ईच प्रोडक्ट, H, D, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं। यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड अमाउंट। यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड अमाउंट। और यहाँ पे हम लेंगे जी, जैसे मैंने कहा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड प्रोडक्शन कॉस्ट, और लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इट शुड गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यूनिट्स और वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद हमटी, द फर्स्ट प्रोडक्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमटी का कितना था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 900 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 20.00। वैल्यू बनी, सॉरी हेडिंग मैं लिखना भूल गया, हेडिंग हमारी यहाँ पे यूनिट्स, रुपीज़ पर यूनिट एंड अमाउंट। So opening stock is 920 rupees per unit. It is 18,000. Production cost, हमटी के यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हमने? 4,000. कॉस्ट पर यूनिट, ये हमने अभी पिछला जो बजट किया था, बजट पार्ट G, उसमें कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी हमटी की 19.60। वैल्यू 78,400। क्लोजिंग स्टॉक, FIFO मेथड के तहत क्लोजिंग स्टॉक किस रेट पे वैल्यू किया जाएगा? FIFO के तहत क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया जाएगा 19.60 पे। और क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? 400। तो जनाब ये 400 इंटू 19.6, 7840 लीजिए जी। नाउ यू कैन हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने यूनिट बेचे हैं 4500 के, उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है जो P&L में जानी है? 88,560। ये है जी आपकी हमटी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमटी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
88,560. FIFO मेथड है. FIFO मेथड में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है दैट इज वैल्यूड एट करंट पीरियड प्रोडक्शन कॉस्ट विच इज 19.6. Similarly, this data can be arranged for Dumpty. इसका ओपनिंग स्टॉक था जी 200 यूनिट्स, वैल्यूड एट 28. कितना बना जी? 5600. प्रोडक्शन कितनी हुई जी डम्पटी की? 5000. प्रोडक्शन कॉस्ट पार्ट जी से 28.15. टोटल 140,750. क्लोजिंग स्टॉक डम्पटी का 1200. ये हमारा माइनस होगा एट 28.15. कितनी वैल्यू? 33780. तो यूनिट्स बिके हमारे 4000. किस वैल्यू पे बिके? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1125,700. ये जी आपके डी डम्पटी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई जी. एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आखिरी फंक्शनल बजट था हमारा. अच्छा जी, मास्टर बजट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट. मास्टर बजट का मतलब इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज एंड देन बैलेंस शीट. इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज एंड बैलेंस शीट. कैश फ्लोज हम सेकंड फेज पे बनाते हैं क्योंकि कैश फ्लोज से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हमें मिलता है जो कि बैलेंस शीट में जाना होता है. तो इनकम स्टेटमेंट से हम बात शुरू करते हैं. पार्ट जे में इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल कह लीजिए. जी बेटा, कोई बोला बच्चा पीछे से? स्पीड ज़्यादा है, लिखने की स्पीड ज़्यादा है. अच्छा जी, आप नोट करना चाह रहे हैं? कीजिए नोट. कोई चीज़ समझ नहीं आई किसी बच्चे को? पूछिए. किसी कैलकुलेशन में कोई डाउट या गाइडेंस चाहिए? जी सॉरी, बेटा कंपनी की पॉलिसी है फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट FIFO. नोट नंबर B7 के नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट FIFO. FIFO मेथड में जी बेटा, FIFO मेथड में इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट करंट पीरियड प्रोडक्शन कॉस्ट. अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है दैट विल बी अ वेरी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट. कोई ऐसा जिसमें कोई हमें डिटेल में ब्रेकअप में कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है. हमने जो पीछे तमाम इंफॉर्मेशन वर्किंग्स में की हैं उन्हीं को समरी में अगर हम प्रेजेंट करें, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करें हम कोई एडमिन कॉस्ट का जिक्र है यहाँ पे नोट नंबर F में. नोट नंबर F में सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का जिक्र है. तो वी विल गेट टू द नेट प्रॉफिट. दिस इज आवर बजटेड P&L. सेल्स पार्ट ए से आपको मिलेगी. पार्ट ए में बजटेड सेल्स बनाई थी आपने, कितनी है? पार्ट ए में क्यूमुलेटिव सेल्स 320,000. ये जी हमारी बजटेड सेल्स हैं. ये भी पिछले पार्ट में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मैयर की. 88,560 एक की थी और 112,570 दूसरे की थी. ये कितनी है? 20
30. Gross profit 8870. सेल्स की फिगर पार्ट ए में हमने ली थी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर हमने अभी जो पिछला पार्ट जी किया, HI whatever that was कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो अभी हमने किया P&L के ऊपर नज़र आ रहा है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैयर किया था. तो सेल्स पार्ट ए से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पार्ट आई से, ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर. सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है हमारे पास नोट नंबर एफ में, इट इज 30,400. तो नेट प्रॉफिट इज 88,470. ये जी हमारा बजटेड P&L कि अगले साल जो हमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दी गई है, उसके हिसाब से अगले साल हमारा P&L कैसा दिखेगा. कैश बजट के लिए हमें नोट नंबर H में कुछ डेटा गिवन है. उसमें रिसीट्स और पेमेंट्स की समरी हमें दी गई है कि रिसीट्स फ्रॉम द कस्टमर क्या है क्वार्टरली, पेमेंट्स अंडर डिफरेंट हेड्स क्या हैं क्वार्टरली. कैश बजट का जब डाटा क्वार्टरली दिया गया है, इट मीन्स हमें कैश बजट क्वार्टरली ही प्रेजेंट करना चाहिए. सो कैश बजट को हम चारों क्वार्टर्स में ऐसे ही डिवाइड करके प्रेजेंट करेंगे जैसे हमें दिया गया है, 1, 2, 3 and 4. कैश बजट का एक स्टैंडर्डाइज सा फॉर्मेट है जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि कैश बजट और इनकम स्टेटमेंट बजट हम फॉलो कर रहे होंगे, एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मेट है जिसको हम रेगुलरली यूज़ कर रहे होंगे. और वो पहले हम कैश रिसीट्स के डिफरेंट हेड जो है आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे इस केस में कैश रिसीट का एक ही हेड है, रिसीट फ्रॉम कस्टमर. रिसीट के इसके अलावा भी हेड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हो सकता है आपकी कंपनी ने कोई बैंक में डिपॉजिट रखवाया, उस पर इंटरेस्ट इनकम आती हो, तो रिसीट फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम आ सकती है. हो सकता है अगले साल आप कोई पुराना एसेट बेचने का प्लान कर रहे हो, वो भी क्वेश्चन में लिखा होता है. जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ ना एसेट खरीदने का प्लान है, हो सकता है एसेट बेचने का प्लान भी बताया होता, तो रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वो भी इधर कैश रिसीट्स में आ सकती थी. So all items of cash receipts are summarized, and then we take cash payments. All items of cash payments are summarized here. हमारे पास पेमेंट्स के 3 हेड उसने बताए हुए हैं, एक मटेरियल, एक वेजेस और एक अदर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, अदर्स कह लीजिए. सो रिसीट्स और पेमेंट्स को नेट किया जाता है और इसकी बॉटम पे आप मैयर करते हैं. रिसीट्स को आप पॉजिटिव शो कर दो, पेमेंट्स को नेगेटिव शो कर दो, तो यहाँ पे आपकी आ जाती है नेट रिसीट ऑब्लिक पेमेंट. हर क्वार्टर में नेट में रिसीट और पेमेंट किया पेमेंट है. फिर आप लाते हो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और नीचे आप टोटल करते हो क्लोजिंग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड. दिस इज द कंप्लीट कैश बजट फॉर्मेट. आप हर क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में ओपनिंग बनता जाता है, और ये आपकी वो फिगर है जो आपकी बैलेंस शीट में जानी होती है. पहले हम कैश बजट बना लें, फिर मज़ीद डिस्कस करते हैं कैश बजट के यूजेस पे, ये क्यों बनाया जाता है, कंपनी के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं. हमें यहाँ पे इस सवाल में जो कि इलस्ट्रेशन है, आसानी दी गई है. रिसीट और पेमेंट्स की वैल्यूज़ हमें मैयर नहीं करनी, हमें गिवन है. यूजुअली जो कैश बजट में चैलेंज होता है, रिसीट्स और पेमेंट्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ती हैं. हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट पे फोकस कर रहे हैं. रिसीट पेमेंट की वैल्यूज़ हम फैसिलिटेट किए गए हैं, हमें गिवन है. जैसे रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर की फिगर हमारे पास हर क्वार्टर की अवेलेबल है. 70,000, 100,000, 100,000 एंड 40,000 हर क्वार्टर की रिसीट फ्रॉम कस्टमर अवेलेबल है. हर क्वार्टर की पेमेंट अगेंस्ट मटेरियल 7,000, 9,000, 10,000, 5,000. प्रेजेंटेशन का तरीका इससे फ़र्क भी हो सकता है. जैसे
एक अंदाज ऐसे भी होता है कि आप रसीट्स का सब टोटल नीचे डाल दो, फिर पेमेंट्स का सब टोटल करो, फिर रसीट माइनस पेमेंट्स करके नेट रिसीट्स अलहदा से शो कर दो, बगैर सब टोटल के इकट्ठा यहाँ पे रिसीट्स माइनस पेमेंट करके टोटल शो कर दो, या अलहदा अलहदा सब टोटल से शो कर दो, इक्वली गुड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस इन आवर मार्क्स। प्रेजेंटेशन में जैसे कहा वी हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी। 33,000, 20,000, 11,000, 15,000। देन अदर जो पेमेंट्स हैं 10,000, 100,000, 205,000 एंड 5,000। ये जी हमारी पेमेंट्स की जो डिटेल हमें गिवन है, वी आर जस्ट कॉपिंग दैट, हमें कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ी। हाँ, अब हमें देखने हैं हर क्वार्टर की नेट। क्वार्टर 1 में नेट रिसीट है, पेमेंट है? रिसीट कितनी? 20,000 की रिसीट है। और क्वार्टर 1 का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? लुक एट द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट से आपको पता लगता है कि क्वार्टर 1 का ओपनिंग बैलेंस 4300 है। इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस 24,300 है, और यही अगले क्वार्टर का 24,300 ओपनिंग बन गया। क्वार्टर 1 का कैश बजट कंप्लीट हुआ। क्वार्टर 1 का क्लोजिंग बैलेंस कैश हमने डिटरमिन किया, वो क्वार्टर 2 का ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब हम इसी अंदाज में कैश बजट को रोल करेंगे, क्वार्टर 2 का बजट, 3 का बजट, 4 का बजट। सो क्वार्टर 1 में रिसीट की आइटम 1 70,000, पेमेंट्स की आइटम 3, रिसीट्स माइनस पेमेंट्स करें तो क्वार्टर 1 की नेट है 20,000 की रिसीट। क्वार्टर 1 का ओपनिंग बैलेंस हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलता है 4,300। क्वार्टर 1 का क्लोजिंग बैलेंस 24,300। उसने कहा जी टोटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स ये हैं, इसका मतलब जो मशीन की पेमेंट, ज़मीन की पेमेंट की है आपने, वो सारी इस पेमेंट्स में शामिल है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। बजटेड कैश फ्लोज, कैश फ्लो से मराद जो बजटेड रिसीट्स और पेमेंट्स हैं वो ये हैं, अंडर डिफरेंट हेड्स हमें गिवन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक जुमला बोला, नॉर्मली क्वेश्चन में हमें कैश रिसीट्स और पेमेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मैयर करनी पड़ती हैं कि तनख्वाह हमने कितनी दी होगी, मटेरियल की कितनी पेमेंट की होगी, एसेट्स के अगेंस्ट कितनी पेमेंट की होगी, नॉर्मली हमें मैयर करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसने हमें कैश फ्लोज दे दिए हैं, हमें गिवन कैश फ्लोज को सिर्फ अरेंज करना है फॉर्मेट में। हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट पे फोकस कर रहे हैं। जो कैश फ्लोज मैयर करने वाला काम है वो आगे इलस्ट्रेशन हमारे पास आ रही हैं, जिसमें हमें कैश फ्लोज दिए नहीं गए, हमें क्वेश्चंस की स्टेटमेंट से, ट्रांजैक्शन से कैश फ्लोज मैयर करने पड़ेंगे, जो कि हमारा असल एग्जाम में टेस्ट होता है। या यहाँ पे फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं ताकि हम फेमिलराइज हो जाएं। मास्टर बजट क्या होता है, मास्टर बजट की डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं, उनमें क्या इंफॉर्मेशन आती है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? क्वार्टर 2 का नेट क्या है जी? रिसीट और पेमेंट, पेमेंट इज 29,000। तो क्वार्टर 2 का क्लोजिंग क्या आया? नेगेटिव 4,700। इसको लेट मी राइट इट लाइक दिस, कैश बैलेंस ओब्लिक ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट में नेगेटिव बैलेंस होता है तो ओवरड्राफ्ट होता है, कैरीड फॉरवर्ड। और सिमिलरली इसको भी हम ओपनिंग बैलेंस ओब्लिक ओवरड्राफ्ट ब्रैकेट में ब्रॉट फॉरवर्ड। सो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है। जी क्वार्टर 3 का नेट 126,000 नेगेटिव। क्वार्टर 3 का क्लोजिंग 130,700 negative, this is carried forward 130,700, and quarter 4 का net 15,000 positive, and the net is 115,700 still negative। ये हमारा जी कैश बजट कंप्लीट है। और क्वार्टर 4 का जो एंड का बैलेंस आ रहा है, ये वो बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का जो कि हमारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। जब साल शुरू हुआ था वी हैड पॉजिटिव कैश बैलेंस, अब जब साल ख़त्म होगा ये कैश बजट हमें बता रहा है कि वी विल हैव अ नेगेटिव बैलेंस। हम ओवरड्राफ्ट पे चल रहे होंगे, 1,15,700 का ओवरड्राफ्ट होगा क्वार्टर 4 के एंड पे, नेक्स्ट ईयर के एंड पे। कैश बजट में हम सिर्फ कैश बैलेंस नहीं ले रहे होते, कैश बजट में कैश, बैंक एंड ओवरड्राफ्ट, इन तीनों का सम लेके चल रहे होते हैं। ये जो हम यहाँ पे बैलेंस कैरी कर रहे होते हैं, ये कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, और इन केस ओवरड्राफ्ट है वो भी हमारा बैंक बैलेंस में कैरी होता है। ठीक है,
सो ये इन तीनों का सम होता है। यहाँ पे कैश की टर्म नज़र आ रही है, बट यूजुअली अगर आप अकाउंट बनाते आए हैं तो बैलेंस शीट का हेडर क्या होता है? कैश एंड बैंक। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई है, बैलेंस शीट बनाई हुई है, तो वहाँ पे हमारी बैलेंस शीट का हेडर होता है कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है। और अगर भी कैश एंड बैंक बैलेंसेस में से कंपनी के 4 अकाउंट हैं जिनमें से 3 का पॉजिटिव है, 1 का नेगेटिव है, तो उनको नेट करके बैलेंस शीट में फेस पे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का फेस है जो हमें दिया गया है। इसको आप अगर थोड़ी सी कोई एम्बिग्विटी भी है तो हम इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं, कैश एंड बैंक कर देते हैं, ठीक है। हम बैलेंस शीट के फेस को, जहाँ पे 4300 का बैलेंस हमें गिवन है, हम उसको कैश एंड बैंक कर देते हैं। कैश बजट में हम कैश, बैंक, ओवरड्राफ्ट इन तमाम बैलेंसेस का सम क्यूमुलेट करके, नेट करके उसको कैरी कर रहे होते हैं। क्योंकि जो आपके पास कैश आता है, कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस कैश को अपने हाथ में कुछ रखती है, कुछ कैश बैंक में जमा करा देती है। बैंक का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। सो कैश है, बैंक है या ओवरड्राफ्ट है, इन सबको हम इकट्ठा करके कैरी करते हैं। बैंक के बैलेंसेस, मल्टीपल बैंक बैलेंसेस हैं तो उनको नेट करके रिपोर्ट किया जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? कोई और सवाल यहाँ पे जी? जब पीरियड शुरू हुआ हम कैश बैलेंस पे थे, लेकिन जब पीरियड ख़त्म हुआ हम नेगेटिव में जा चुके हैं, दिस मीन्स ओवरड्राफ्ट। थोड़ी सी कैश बजट की यूटिलिटी पे भी बात कर लें। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कैश बजट बनाने का फ़ायदा क्या है, दिस कुड बी अ क्वेश्चन कैश बजट में, कि कैश बजट बनाने का क्या फ़ायदा है ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे हमने पर्पसेस ऑफ बजटिंग पढ़ा था, उसमें हमारा सारा फोकस रहा था सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, रिसोर्सेज की प्लानिंग के ऊपर। बट ये कैश भी बजटिंग का हिस्सा है, इसमें भी प्लानिंग के एस्पेक्ट्स आते हैं, इसमें भी डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट आते हैं। जब आप कैश बजट बनाते हो, कैश बजट कंपनी को साल के शुरू में बता रहा है कि कंपनी क्वार्टर 2 के एंड में ओवरड्राफ्ट में जाएगी, क्वार्टर 3 के एंड में ये ओवरड्राफ्ट 1,30,700 तक चला जाता है, और क्वार्टर 4 से ये ओवरड्राफ्ट शायद कम होना दोबारा शुरू हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है कि भाई अगले साल हमारा एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस क्या है, ये इंफॉर्मेशन कंपनी को अपनी फ्यूचर कैश या फाइनेंस की ज़रूरत के बारे में बताती है। कंपनी को साल के शुरू में पता लग गया कि भाई क्वार्टर 2 के एंड से हमारे पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, वी नीड टू अरेंज सम फाइनेंस, कैश की कमी आने वाली है, हमें कुछ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमने इस पूरे डाटा में कहीं पे पूरी कहानी में नज़र नहीं आया कि कंपनी विल रेज फाइनेंस। उन्होंने ये बता दिया कंपनी एसेट खरीदेगी, मशीनरी खरीदेगी, कंपनी लैंड खरीदेगी। अगर आपने पिक किया हो एक नोट में से लैंड भी खरीदने का जिक्र किया है, बट वो पैसे कहाँ से आएंगे, हमें कोई सोर्स नहीं बताया गया। हमारे पास रसीट्स कहाँ से आ रही है? सिर्फ कस्टमर से, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर ओनली, सिर्फ एक रिसीट आ रही है और कहीं से रिसीट नहीं आ रही। बट कैश बजट की फिगर हमें बता रही है कि भाई अगर हमने ये कारोबार करना है तो हमारे पास यहाँ पे इतना कैश मजीद होना चाहिए, या बैंक से ओवरड्राफ्ट की लिमिट होनी चाहिए, बैंक हमें अलाउ करे, हम बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकें। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट अलाउ नहीं करता तो हमें कहीं और से लोन लेना है, हमें शेयर होल्डर से पैसे अरेंज करने हैं, क्योंकि क्वार्टर 2 के एंड से हमारे पास कैश की शॉर्टेज आने वाली है। क्वार्टर 3 में शॉर्टेज बढ़ जाएगी, पीक पे जाएगी, क्वार्टर 4 में फिर ये 1,15,700 पे आने वाली है। सो हमें बैंक से ओवरड्राफ्ट अरेंज करना है। अगर हमारे पास ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं है तो हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अगले साल ऑपरेट करने के लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए। सो कैश बजट आपको अपनी फ्यूचर कैश नीड को फोरकास्ट करने में मदद देता है, और उस फोरकास्ट की रोशनी में आप अपनी फाइनेंसिंग बैंकों से अरेंज कर लेते हैं। आपको साल के शुरू में पता लग गया कि आपको कब जाके कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, आप साल के शुरू में ही बैंकों से निगोशिएशन शुरू कर देते हैं, ताकि बाय द टाइम ज़रूरत पड़े बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार हो, या जो भी इन्वेस्टर आपके पास हैं वो पैसा देने का आपके लिए तैयार हो, ताकि आपके बिजनेस में कोई रुकावट ना आए। क्योंकि यहाँ पे आपने शायद ये पेमेंट करनी है, मे बी आपने ज़मीन खरीदी है, उसकी पेमेंट हो रही है यहाँ पे, तो पेमेंट करनी होगी। पैसा अगर अरेंज नहीं हुआ हमारे पास तो वी विल गेट स्टक, हम बिजनेस में फंस जाएंगे। कमिटमेंट ऑनर ना करें, हमें प्रॉब्लम आएगी।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कैश बजट, वी आर डन विद कैश बजट। मास्टर बजट की 3 डॉक्यूमेंट्स होती हैं, एक पीएनएल या इनकम स्टेटमेंट, दूसरी कैश बजट और तीसरी बजटेड बैलेंस शीट। अच्छा जी, बजटेड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है? इसका तरीकाकार होता है जी, आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है। इस केस में बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, सो आप उसी फॉर्मेट को कॉपी करेंगे और उन्हीं हेड्स में देखेंगे कि अगले साल के एंड तक कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो जिनमें चेंज आने वाला है। बैलेंस शीट पे जैसे मैं बताया, हम 2 इलस्ट्रेशन कर पाएंगे। एक ये इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक इसके बाद एक शायद आएगी, उसके बाद कोई क्वेश्चन शायद हमें बैलेंस शीट पे नहीं मिलने वाला। बट बैलेंस शीट बनाना सबसे आसान काम होता है। तो जो बैलेंस शीट का असूल है मैं आपको इसी एक इलस्ट्रेशन में क्लियर कर दूंगा। अगली इलस्ट्रेशन हमारी रिवीजन हो जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको बैलेंस शीट बनाने में कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला स्टेप, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबसे पहले लेके आइए। तो हम जो फॉर्मेट हमें गिवन है इसी फॉर्मेट को हम बनाते हैं। तो हम जनाब मैसी वर्क्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बजटेड, अब ये बजटेड है, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 20x6। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड लेस accumulated depreciation। 2 कॉलम यहां पे वैल्यूज के गिवन है, तो हम भी 2 ही कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं इधर। Then we have current assets, इसमें we have raw material, we have finished goods, then we have receivables। यहाँ पे तो कैश है, लेकिन हमें पता है कि अगले साल हमारे पास कैश नहीं होगा। अगले साल तो हम ओडी में जा रहे होंगे, तो कैश की फिगर हम यहाँ पे आइटम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते। इसके नीचे हम ले आते हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास आइटम्स हैं जी, एक पेबल, लेकिन एक हमें पता है ओवरड्राफ्ट भी आएगा, तो इनको नेट करेंगे। और इस नेट के बाद हम बैलेंस शीट की फुटिंग ले पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे और करंट एसेट्स का टोटल इधर आएगा। इसमें से करंट लायबिलिटीज़ माइनस होंगी, नेट एसेट की फिगर इधर आएगी। तो ये टोटल एसेट्स और ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ की फिगर यहाँ पे नेट लेंगे। बिल्कुल ठीक है, नहीं इधर ही हमारा टोटल यहाँ पे नेट आएगा, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ एंड देन इसका नेट, और एक वैल्यू 2 वैल्यू सम बैलेंस शीट का फुट हमारा यहाँ पे एसेट साइड पे पेयर है। और उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हैं। इसमें हमारे पास शेयर कैपिटल एंड रिजर्व की हेडिंग है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व की हेडिंग है, और इसमें हमारे पास शेयर कैपिटल है एंड रिजर्व्स है, और ये आपकी बैलेंस शीट की दूसरी साइड आ जाएगी। सो बैलेंस शीट बनाने में सबसे पहला काम, यूजुअली आपको फॉर्मेट गिवन होगा एक बैलेंस शीट का, यू विल कॉपी दैट फॉर्मेट।
आपको उस फॉर्मेट को कॉपी करना है अगले साल के हिसाब से। थोड़ा सा जो आपको डिस्कशन में नज़र आ गई चेंज, हमने वो इनकॉर्पोरेट की है। दिस इज़ द ओनली चेंज। यहाँ पे कैश आना था, उसको निकाल के हमने ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे कैश था, हमने इसको निकाला, उसकी जगह ओवरड्राफ्ट कर लिया, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कैश बजट बनाने से कि हमारे पास कैश बैलेंस नहीं होने वाला, हमारे पास ओवरड्राफ्ट होने वाला है। अच्छा, ये वन बाय वन एक एक आइटम पकड़ते जाएंगे और उसको डिस्कस करते जाएंगे, इज़ देयर एनी चेंज रिक्वायर्ड और नॉट। सबसे पहले बात कीजिए लैंड एंड बिल्डिंग की। पिछले साल हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी? पिछले साल की बैलेंस शीट पे जाइए, 45,000। क्या अगले साल आप जिस पीरियड का बजट बना रहे हैं, कोई लैंड एंड बिल्डिंग के हेड में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं? नोट नंबर ई का लास्ट सेंटेंस, लैंड वर्थ 180,000 इज टू बी एक्वायर्ड इन दिसंबर। जिस पीरियड का बजट बना रहे हैं उसमें आप लैंड खरीदेंगे 1,80,000 की। सो लैंड विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो हमारी एसेट लैंड कहां पे चला गया? लैंड की वैल्यू अगले साल के एंड पे ये 225,000 होगी। लैंड हमारी 45,000 की पहले थी, 1,80,000 की इसमें लैंड ऐड हो जाएगी, 225 पे हो जाएगी। प्लांट एंड इक्विपमेंट साल के शुरू में 187 क्या है? क्या अगले साल आपने कोई प्लांट बाय करना है? यस, 20,000 का प्लांट आपने बाय करना है। हमने ये कल जब हम ओवरहेड बजट बना रहे थे उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड का पैराग्राफ हमने जब पढ़ा था, प्रोडक्शन ई पैराग्राफ ई पढ़ा था, उसमें बताया है 20,000 की मशीनरी आपने खरीदनी है। इसका मतलब अगले साल हमारी जो वैल्यू है वो चली जाएगी 2,07,000 पे। हमारी साल के शुरू में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75,000 आ रही है। क्या अगले साल में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है? यकीनन चार्ज होनी है। प्रोडक्शन ओवरहेड के बजट में जाइए, वहां पे आपने दोनों प्लांट्स की असेंबली और मशीनिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। बजट में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की हुई है दोनों प्लांट्स की मिला के? 9850। इसमें आपने एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन मशीनिंग असेंबली की लेनी है, इसमें आपने नए प्लांट की डेप्रिसिएशन मशीनिंग में लेनी है। तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड अगले साल कहां चली जाएगी? 84,850। लीजिए इसका नेट बोलिए, 122,150। अगले साल हमारे नॉन करंट एसेट्स का टोटल 347,150। अगले साल हमारे नॉन करंट एसेट्स का टोटल। अगले साल हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगी? इट इज़ वेरी सिंपल। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, अगले साल की ट्रांजैक्शंस जो प्लान्ड है वो गिवन है। तो आपने जो ट्रांजैक्शंस जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट एक्टिविटी बताई गई है आपने वो आइडेंटिफाई की और आपने ओपनिंग बैलेंस में उस एक्टिविटीज़ को मूवमेंट को एडजस्ट किया, तो आपको अगले साल का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग 45। अगले साल वी आर प्लानिंग टू बाय लैंड वर्थ 180। इसका मतलब अगले साल हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। करंट कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट 187। अगले साल आने वाले साल में वी आर प्लानिंग टू बाय मशीनरी वर्थ 20। इसका मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर 207। करंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75,000। अगले साल वी आर एक्सपेक्टिंग टू चार्ज अनदर डेप्रिसिएशन ऑफ 9850। accumulated depreciation will go to 84,850। so हमारे नॉन करंट एसेट एक्सपेक्टेड अंदाजन अगले साल कहाँ जाएंगे? अब ये आप इन मशीनरी में फोरकास्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये आपकी वही जो हम प्लानिंग स्टेज पे होते हैं वहाँ पे की जाती है। लैंड जो खरीदी जा रही है या प्लानिंग स्टेज पे की जाती है, जिसमें आप अपनी टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट कर रहे हैं, जिसमें आप इकोनॉमिक्स फोरकास्ट कर रहे हैं, जिसमें सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं। मे बी मशीन हम इसलिए ले रहे हैं कि सेल्स फोरकास्ट में हमें जो सेल्स करने का प्लान कर रहे हैं उसके लिए हमें कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए हम प्लानिंग स्टेज पे ही मशीनरी की परचेज को डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कैपेसिटी जो भी थी हमें लग रहा है जी अब हम जो उतने यूनिट बेचने का प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं, वी नीड टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो उसके लिए हमें मशीनरी भी खरीदनी पड़ेगी। ये सारा प्लानिंग में आएगा। मशीनरी खरीदनी है, ज़मीन खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, शायद फर्दर अगले सालों की प्लानिंग के लिए, उसके हिसाब से हमारी सारी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी अगर नहीं है, हमने सेल्स बढ़ा दी, मशीन नहीं खरीदी, प्रॉब्लम। मशीन खरीदने का सोच लिया, पैसे अरेंज नहीं किए,
प्रॉब्लम. सो मकसद क्या है सारी बजट एक्टिविटी बनाने का कि हमारा पूरा प्लान कोऑर्डिनेटेड हो, हर फंक्शन हर डिपार्टमेंट दूसरे को सपोर्ट कर रहा हो और कोई डिपार्टमेंट हर्डल ना क्रिएट करे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में. मशीनरी खरीदी है, लैंड खरीदी है, ओवरड्राफ्ट अरेंज नहीं किया हुआ, कैश बजट नहीं बनाया था, देखा ही नहीं कि कैश का शॉर्टेज आने वाला है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुई, कैश का बजट नहीं बनाया, प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा पूरा. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? रॉ मटेरियल का स्टॉक अगले साल हमारे पास कितना होगा? इट इज गिवन इन नोट नंबर सी. नोट नंबर सी में रॉ मटेरियल स्टॉक हमारे पास गिवन है. इसके अलावा कहीं और हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज किया हुआ है किसी पार्ट में? किसी पार्ट का आंसर बनाते हुए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने यूज किया हुआ है? हमने रॉ मटेरियल परचेज बजट जहां बनाया था पार्ट एच, वहां पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूनिट्स हैं, रेट्स हैं, वैल्यू नहीं अवेलेबल, तो वैल्यू में कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी, तो हम नोट नंबर सी से ही ले सकते हैं. नोट नंबर सी में जाइए, हमारे पास रॉ मटेरियल है ए का 600 यूनिट्स, किस रेट पे? 1.5 पे. हमारे पास रॉ मटेरियल है बी का कितने यूनिट्स? 1000, रेट है 1. लीजिए जी, यहां से आप बताइए आपका रॉ मटेरियल अगले साल 1900 आपका रॉ मटेरियल होगा अगले साल. फिनिश गुड्स अगले साल कितना होगा? ये अवेलेबल है 1, 2. हम इसको रेफर कर सकते हैं, ये पार्ट आई है हमारा गालिबन, हम रेफर कर सकते हैं पार्ट आई से. फिनिश गुड्स पार्ट आई से आएगा 7840 प्लस 33780 780. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने काम किया हुआ है फिनिश गुड्स का कितना जी? 41620. रिसीवेबल्स, अगले साल हमारे रिसीवेबल्स कितने होंगे? रिसीवेबल्स की फिगर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसीवेबल्स डिटरमिन कैसे किए जा सकते हैं? कैन एनीवन थिंक ऑफ? जी, सेल्स माइनस रिसीट्स, बिल्कुल ठीक है. एंड इफ देयर इज एनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, हमें उसको भी एडजस्ट करना होगा. सो रिसीवेबल्स की फिगर हम वर्कआउट कर सकते हैं. उसके लिए हम एक लेजर अकाउंट बना सकते हैं. हम सपोज इसकी वर्किंग 1 बनाते हैं, जिसमें हम एक रिसीवेबल का लेजर दे देते हैं. रिसीवेबल्स, ये वर्किंग 1, ऑलवेज रेफर योर वर्किंग. बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, सेल्स होंगी, कैश रिसीट्स होंगी, और फिर बैलेंस कैरी डाउन जो कि आपकी बैलेंस शीट में जाना है. ये जी आपका रिसीवेबल का अकाउंट. बैलेंस ब्रॉट डाउन है जी रिसीवेबल का कितना? 19,500. सेल्स कितनी है अभी हमने ली थी पीएनएल में? 320,000. रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, ये कैश बजट में आ रही हैं जी 310,000. और बैलेंसिंग फिगर इज योर बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज 339,500 minus 310,000. So what is the balancing figure? 29,500. ये जी आपकी फिगर आ गई 39,500 बैलेंस टैली है. आपका रिसीवेबल वर्किंग 1 से रेफर हुआ 29,500. करंट एसेट्स का सम ले सकते हैं जी आप यहां से. कितना सम है जी करंट एसेट्स का? 73020. रिसीवेबल्स की फिगर हमें रेडिली अवेलेबल नहीं थी, हमने लेजर अकाउंट बना के वहां से रिसीवेबल की फिगर निकाल ली. ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स प्लस सेल्स माइनस कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर. हम इसको इक्वेशन में स्टेटमेंट में लिख लें या टी अकाउंट से निकाल लें, इक्वली गुड है, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे मैंने आपसे बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉर्मेट की कोई कैद नहीं है. आप एक लाइन में लिख दो 19,500 जमा 320 माइनस 29,500 इज इक्वल टू माइनस 3,10,000 इज इक्वल टू 29,500, गुड इनफ. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल आप एक लाइन में लिख दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स.
टी काउंट से कंफर्टेबल हो टी काउंट बना लीजिए, फुल मार्क्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बात कर रहा हूं कि आप ऐसे भी इसको प्रेजेंट कर सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 19,500 प्लस 320,000 माइनस 310,000 इज इक्वल टू 29,500। ये भी बिल्कुल परफेक्ट प्रेजेंटेशन है। आप इस तरह प्रेजेंट कर दो एक लाइन में, आप इस तरह टी काउंट से प्रेजेंट कर दो, बोथ आर इक्वली गुड प्रेजेंटेशन एग्जाम के हिसाब से, जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिस कॉन्सेप्ट से आप कॉन्फिडेंट हो कि यू विल नॉट मेक एरर, उस कॉन्सेप्ट को, उस फॉर्मेट को लेके कैरी कीजिए। लेकिन बेहतर होता है कि आप एफिशिएंट फॉर्मेट्स को सीख लो, बेशक उस पर थोड़ी तवज्जो ज़्यादा करनी पड़ती है। जी बेटा, ओपनिंग बैलेंसेस क्यों नहीं लिए? ओपनिंग बैलेंसेस रॉ मटेरियल के इसलिए नहीं लिए कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस लेते हो, उसमें परचेजेस डालते हो, फिर कंजम्पशन निकाल देते हो, तो बचता क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ही ना। तो जब क्लोजिंग बैलेंस दे दिया उसने, तो फिर आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्या है? जैसे यहाँ पे भी उसने रिसीवेबल का बैलेंस दे दिया होता तो हम अकाउंट क्यों बनाते? रॉ मटेरियल का उसने क्लोजिंग बैलेंस हमें बताया हुआ है, क्या कॉस्ट होगी, कितने केजीज होंगे बताया हुआ है। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस उसने बताया हुआ है, क्या कॉस्ट होगी, कितने यूनिट्स होंगे, हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत थी, यहाँ पे उसने नहीं बताया था, हमने अकाउंट बना लिया। लेकिन रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का उसने क्लोजिंग बैलेंस हमें बताया हुआ है, यूनिट्स भी बताए हुए हैं और रेट भी बताया हुआ है, और पॉलिसी भी बताई हुई है, FIFO है। तो हमें लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओपनिंग बैलेंस को अकाउंट फॉर करने की उसमें वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये जी हमारे करंट एसेट का टोटल आ गया। अब हम करंट लायबिलिटीज़ में जाएं, तो करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास ओवरड्राफ्ट की फिगर तो रेडीली अवेलेबल है, 1,15,700। इसको तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए। अब रह गया पेबल। अब पेबल्स में हमें बताया नहीं गया ये पेबल्स किसके हैं, तो हम अज्यूम करेंगे ये मटेरियल, लेबर, अदर कॉस्ट एंड प्रॉब्ली एसेट्स, उन सब के अगेंस्ट पेबल हैं, क्योंकि पेमेंट तो हमने सबकी करनी है ना। हमें मटेरियल के अगेंस्ट भी पेमेंट करनी होती है, हमें वेजेस के अगेंस्ट भी पेमेंट करनी होती है, हमें अदर एक्सपेंसेस और एसेट्स के अगेंस्ट भी पेमेंट करनी है। ये सारी पेमेंट का हिसाब उसने हमें दिया हुआ है। और पेबल्स हमें बताए गए हैं क्यूमुलेटिव, टोटल पेबल हैं। जब टोटल पेबल अवेलेबल है ओपनिंग, और हम निकालना चाहते हैं क्लोजिंग पेबल, कैसे निकलेगा? शायद इसी अंदाज में अगर हम लेजर अकाउंट बनाएं, हम एक तरह वर्किंग बनाते हैं और उस पर फिर इसको एलैबोरेट करते हैं कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या क्या चीजें इसमें आनी चाहिए। पेबल्स का लेजर अकाउंट हम बनाते हैं, हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल लेना चाह रहे हैं। वर्किंग टू पेबल्स, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास रेडीली अवेलेबल है। कितना जी पेबल का बैलेंस ब्रॉट डाउन? 6800। हमें पेमेंट्स टू पेबल्स, कैश पेमेंट्स, वो हमें अवेलेबल हैं सबकी इकट्ठी। आपको तवज्जो कीजिएगा, चूंकि यहां पे पेबल्स का बैलेंस इकट्ठा है, इसमें को पता है कि मटेरियल का पेबल, वेजेस का पेबल, अदर्स कितना है, ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए सबको इकट्ठा कर दिया हमने। पेबल का बैलेंस इकट्ठा है तो पेमेंट्स भी इकट्ठी कर लो। सबका सम बताओ कितना है? 430,000। अब जिन हेड्स का ये सम है उनकी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस वो भी उठा लेते हैं हम, वो इधर ले आते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर कैरी डाउन हमारी हो जाएगी। अब ये फिगर कहां से आनी है? इसके लिए वर्किंग 2.1 आपको बनानी पड़ेगी। वर्किंग 2.1 के टोटल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आपके क्या क्या हैं। अब पूरा कैश बजट ज़हन में खंगालो, अगले साल आपने पूरा जो बिजनेस करना है उसमें क्या क्या कॉस्ट, क्या क्या एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एसेट्स। सबसे पहले एसेट से बात शुरू करते हैं। अगले साल हमने 20,000 का प्लांट बाय करना है,
1,80,000 की मशीनरी खरीदनी है, ये भी पेबल बुक होंगे ना, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, डेबिट एसेट, क्रेडिट पेबल होने हैं। तो 20,000 का प्लांट, 1,80,000 की लैंड, इसके अलावा हमने मटेरियल बाय करना है। मटेरियल बाय करना है, रॉ मटेरियल परचेज बजट पे जाओ, कितना मटेरियल टोटल बाय करना है? टोटल मटेरियल कितना बाय करना है? 35,000। हम पूरे बिजनेस साइकिल को रिव्यू कर रहे हैं। हमने मटेरियल, बिजनेस शुरू हुआ, मटेरियल बाय करना है, फिर हमने लेबर की कॉस्ट भी पे करनी है। लेबर कॉस्ट बजट पे जाओ, लेबर कॉस्ट बजट इज 400। फिर हमने ओवरहेड्स भी इनकर करने हैं। ओवरहेड, अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा, कौन से ओवरहेड्स? वो ओवरहेड जिनके केस कैश पे होता है। डेप्रिसिएशन भी हमारे ओवरहेड्स में शामिल है, लेकिन वो नॉन कैश है, वो कैश आइटम नहीं है। तो कैश ओवरहेड्स हमारे नोट नंबर ई में जो बताए गए हैं, एक 39,500 है और एक वैल्यू 18,650 है। अब जरा एक बार फिर रिकॉल कीजिए, हमने एसेट्स बाय किया, प्लांट ले लिया, हमने लैंड बाय की, ले ली, हमने मटेरियल बाय किया, ले लिया, लेबर ले ली, ओवरहेड्स ले लिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई कॉस्ट या कोई एसेट कोई रह गई है पूरे बिजनेस में हमारी? पीएनएल पे नजर दौड़ा लें, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक है जी। सेलिंग, मैंने एग्जैक्टली बात की, पीएनएल पर नजर दौड़ाते हैं तो सामने ये चीज नजर आ जाती है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इसको भी ऐड करना है 30,400। और ये सारा पीएनएल कवर हो गया। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यहाँ पे आ गए, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। बैलेंस शीट में देख लीजिए, ये 1,80,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, ये खर्चा है, नॉन कैश है, ये नहीं लेना। मटेरियल रिलेटेड सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, दैट्स इट। सम कीजिए 433,950, ये जी आपका 433,950 और यहां से आप क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर 10750 लीजिए जी आपका काउंट 10750। पेबल्स 10750। करंट लायबिलिटीज का साम बताइए क्या बन रहा है जी? 126,450। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इट इज नेट नेगेटिव। करंट लायबिलिटीज आ रही कितने है जी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 53,430 और सम कीजिए, इसको माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटीज नेट आ रही हैं, इसमें से माइनस करेंगे 293,720। लीजिए जी, दिस इज द बैलेंस शीट फुटिंग। एक साइड की फुटिंग आ गई आपकी, एसेट साइड आपकी कंप्लीट हो गई है। जैसा फॉर्मेट उसने दिया था उसी फॉर्मेट में हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड कंस्ट्रक्ट की। नॉन करंट एसेट्स और उसके बाद करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ली, नेट करंट एसेट्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो टोटल एसेट्स माइनस नेगेटिव वैल्यूज ऑफ नेट करंट एसेट्स, हमारे पास एसेट साइड की फुटिंग आ गई 293,720। बनाना डिफरेंट हेड्स को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? जैसे मैंने कहा कि बैलेंस शीट में हमें क्वेश्चन पास पेपर में नज़र नहीं आएगा, बट ये एक इजी टॉपिक होता है, शायद इसीलिए एग्जामिनर अभी तक इसको टेस्ट नहीं कर पाया। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं आ सकती, हमें हो सकता है बैलेंस शीट एग्जाम में आए, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसके लिए आपके पास ये 2 इलस्ट्रेशन अवेलेबल होंगी, एक हमने कर ली है, कर रहे हैं, दूसरी भी इंशाअल्लाह करते हैं। तो ये गुड इनफ एक्टिविटी है टू गिव यू प्रैक्टिस ऑन बैलेंस शीट। कैश और पीएनएल और फंक्शनल बजट पे तो काफ़ी काम होगा, आगे एग्जामिनर क्वेश्चन हमने काफ़ी करने हैं, लेकिन बैलेंस शीट पे बात आगे शायद ना बढ़े एक और एग्जाम्पल के अलावा। जी कोई सवाल? पिछले साल शेयर कैपिटल कितना था हमारा? क्या अगले साल कोई शेयर इश्यू कर रहे हैं हम? नो। इसका मतलब अगले साल भी ये तो 150 रहने वाला है। पिछले साल हमारे रिजर्व्स कितने थे? 55,250। अगले साल हमारा रिजर्व में कोई चेंज आने वाला है? जो अगले साल का प्रॉफिट कमाया है 88,470 वो यकीनन हमारे रिजर्व में ऐड होगा। तो हमारे रिजर्व कहां पे जाते हैं? 143,720 और ये जी हमारी बैलेंस शीट 293,720, ये हमारी साइड
मैच होगी, बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। मास्टर बजट 3 डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, पीएनएल, कैश बजट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अभी हमने बनाई, इनकम स्टेटमेंट बनाई, 88,470 हमारा अगले साल का बजटेड प्रॉफिट है। कैश बजट बनाया जिसमें क्वार्टरली हमने वर्किंग की और क्वार्टर 4 के एंड पे 115,700 नेगेटिव कैश बैलेंस एक्सपेक्टेड है। और बैलेंस शीट भी बना ली हमने कि अगर हम इस बिजनेस को लेके चलेंगे, जैसा हमने प्लान किया है वैसा ऑपरेट करेंगे, तो अगले साल के एंड पे हमारी बैलेंस शीट कहाँ पे कितने एसेट्स, कितने लाइबिलिटीज एंड कैपिटल दिखेंगे। बेटा ये अटेंडेंस की एक्टिविटी को एक सीरियस एक्टिविटी लिया करें। इसको मुझे जैसे फीडबैक अभी बच्चों ने दी कि कुछ बच्चे दूसरों की अटेंडेंस आगे दिनों में या अपनी भी गलत लगा रहे हैं। दिस शोज़, ये एक मैं फिर कहूँगा, ओवरऑल इमेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है आपके एटीट्यूड में। काइंडली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किसी इदारे के हों या सिटी के हों या कंट्री के हों, उनको फॉलो करना सीखिए। रूल्स एंड रेगुलेशन अल्टीमेटली आप लोगों के फ़ायदे में ही इस्तेमाल होने होते हैं, क्योंकि ये टेंडेंसी है जिसकी बेस पे हमने देखना होता है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस कैसे, क्या कोरिलेशंस हैं उनका डिफरेंट वेरिएबल से, टेस्ट में अटेंडेंस से, क्लासरूम में अटेंडेंस से। और ये हमें हेल्प करती है इंस्टीट्यूट को, टीचर्स को, आप लोगों की बेहतरी के लिए मेजर्स लेने में। तो जो भी रूल्स किसी भी इदारे में होते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश किया कीजिए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप लोग शायद समहाउ एक रॉन्ग वे में प्राइड लेते हैं किसी चीज़ को वायलेट करके। मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस में आप लोगों से शेयर करता हूं। हमारे ही इदारे के 2-3 दिन पहले इसी तरह के, ये तो खैर आप लोगों की शरारत और तरह की है। अब फर्स्ट ईयर के हमारा एक स्टूडेंट है, बल्कि आप लोगों से दुआ की भी अपील साथ ही मैं करूँगा। वो ट्रांसपोर्ट, हमारे दूसरे कॉलेज में हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, शरारती बच्चा था। हर वक्त, हर रोज़ ही वो बस जब चलती थी, जब थोड़ी तेज़ हो जाती थी, फिर चल के उस पर भाग के चढ़ता था, फिर कभी उतर जाता था चलती बस से। उसको ड्राइवर भी समझाता रहता था, स्टाफ भी उसको समझाते थे, उसके दोस्त भी समझाते थे, लेकिन वो सुनता नहीं था। परसों अनफॉर्चुनेटली ही स्लिप्ड, ही फेल्ड टू ग्रिप द बस का जो रॉड होता है, ही स्लिप्ड और बस उसकी चेस्ट से गुजर गई। ही इज़ इन ICU, मतलब इज़ ऑन वेंटिलेटर। वी आर प्रेइंग कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, लेकिन दिस वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके दोस्त सारे वो भी हॉस्पिटल में यही बता रहे थे कि हम इसको रोज़ समझाते थे, रोज़ कहते थे कि ना करो, ऐसे ना करो, लेकिन एज होती है ना हर एक की। आप लोग समझते हो आई एम इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, बट यू डोंट नो कि आपकी कौन सी हरकत किस वक्त अल्लाह ताला को बुरी लग जाए। क्या आपने शायद समझ लिया मैं ही कंट्रोल में हूँ, सब कुछ मेरे ही हाथ में है। तो बी हम्बल, स्टे हम्बल हर वक्त। और चीज़ों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि रूल्स जो बनाए जाते हैं वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। वो मतलब बच्चे जो है अक्सर शरारतन करते, खड़े हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, नहीं हमने नहीं बस में बैठना। आई डोंट नो व्हाट प्राइड दे टेक इन इट कि जी बस खड़ी भी है और हम नहीं बैठे हुए बस में। और बस का इंस्ट्रक्शन है जैसे ही 1:30 होंगे आपने चल पड़ना है, कोई बच्चा बैठा या नहीं बैठा, दे जस्ट वेट के बस चले तो फिर हम भाग के उसमें चढ़ें। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की छोटी सी हरकत, अब वो बच्चा इज बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, उसकी सिस्टर इज़ अ फैक्ट्री वर्कर, उसका भाई इज़ अ फैक्ट्री वर्कर, उसकी माँ काम करती है कहीं पे, एंड ही वाज द ओनली सन जिसको थ्रू CFE उसको कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर हुआ और पेरेंट्स ने फैसला किया हम इसको पढ़ाते हैं, इसको कोई चलो हम तो नहीं पढ़ सके, बाकी बच्चे तो नहीं पढ़ सके, इसको पढ़ा के ज़रा मौका दें। और ये जस्ट गॉट एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर। और उसकी आप अनफॉर्चुनेट देखें कि अब उसके अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं सर्वाइव कर पाता तो उसके पेरेंट्स का देखिए कि वो उन्होंने क्या सोचा, क्या ख्वाब देखा। और वो बच्चे ने अपनी थोड़ी सी शरारत पे, आज जाने वाला तो चला जाता है, ये बाइक पे जो वन व्हीलिंग करते फिरते हैं, आप जैसी एज के लोग होते हैं जो करते फिरते हैं, उन्होंने तो चले जाना है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं लोग, उनकी ज़िंदगी के लिए टाइम्स टू कम वो एक अजाब छोड़ जाते हैं पीछे। क्योंकि आप लोग अभी छोटे हैं, आपको एहसास नहीं है कि पेरेंट्स किस तरह एक बच्चे को पैदाइश से लेके बड़े होने तक कितना सेक्रीफाइसेस कर करके पालते हैं, कितने ख्वाब देखे होते उन्होंने, उनको अपना कुछ नहीं फ़ायदा होता। लेकिन ये अल्लाह ताला ने इंसान में एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि इंसान अपनी औलाद को तरक्की करते देख के खुश होता है, उसको रिटर्न कुछ नहीं चाहिए होती। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता, बट दे फील प्राइड, दे फील हैप्पी कि अगर हमारे बच्चा हमारी तरबियत से कुछ सीख के आगे जा रहा है, और उसमें अगर इस तरह की कोई हरकत को बच्चा कर दे तो सारी जो इतने सालों की, डेकेड्स की जो मेहनत होती है वो इतनी बुरी तरह गम में पलटती है कि उसका कोई मदावा नहीं हो पाता टाइम्स टू कम में।
तो आप लोगों से वो मैं इवेंट सिर्फ शेयर इसलिए कर लिया कि आप लोग भी अपने अपने तौर पे दुआ कीजिएगा उस बच्चे की सेहत के लिए कि वो अभी स्टिल उसको 2 दिन तकरीबन हो गए हैं, बट स्टिल ही इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन, ही इज़ नॉट स्टेबल येट। और दूसरी बात ये भी कहना था कि आप लोगों को कि रूल्स को अबाइड करें, आप किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी फेज़ में हो ज़िंदगी में, ठीक है जी। रूल्स को फॉलो कीजिए। बाइक्स पे जैसे आप लोग, बहुत से लोग आप बाइक चलाते होंगे, कितने लोग हैं जो बाइक राइडिंग करते हैं विदाउट हेलमेट? खड़ा करें हाथ, मैं कोई चलान नहीं करने लगा यहाँ पे। okay. अब ये भी मैं आपको इवेंट बता देता हूँ, मतलब देखी बातें होती हैं आपको पता नहीं लगता। हमारे अभी कुछ दिन पहले एक टीचर हमें इंटरव्यू दे के गया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया। ही वॉज सपोज टू जॉइन अस आफ्टर 2 days एंड ऑन द वे बैक, हमारे एफएससी या किसी तरह विंग में उसने पढ़ाना था, ऑन द वे बैक टू होम हिज बाइक स्लिप्ड एंड ही गॉट हेड इंजरी, वेरी सीरियस गॉट हेड इंजरी। मे बी बाइक के आगे वो पत्थर आ जाए, बाइक तो बड़ा मैं भी चलाता रहा हूँ बचपन में, बड़ा एक वर्नरेबल सा ट्रांसपोर्ट है, एक पत्थर भी छोटा सा आ जाए, एक स्पीड ब्रेकर आ जाए छोटा सा जिसको आपने नहीं देखा तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप गिर जाते हो, और गिर जाते हो तो नीचे आपके क्या पड़ा है, कोई ईंट है, कोई पत्थर है, कोई खंबा है, कोई फुटपाथ है, यू डोंट नो। वो बेचारा इसी तरह गिरा है, उसको हेड इंजरी आई है। इमीडिएटली ही वॉज रश टू जनरल हॉस्पिटल, वेंटिलेटर पे 2-3 दिन रहा है, फोत हो गया। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, जो आजकल होता है, हेलमेट, ही वॉज कैरिंग हेलमेट बट द हेलमेट वॉज इन हिज लैप। जो आप लोग अक्सर लोग बच्चे इशारों पर मुझे करते नजर आते हैं, मुझे दुख होता है कि दे डोंट हैव सिंपैथी फॉर देमसेल्व्स, अपनी ज़िंदगी का ख्याल नहीं है। मतलब लोगों को लगता है शायद गवर्नमेंट ने हेलमेट का असूल लगा के हम पे को अजाब किया है, बट अगर आप स्टैट्स उठा के देख लो तो जब हेलमेट पे पाबंदी सख्ती होती है, आप जनरल हॉस्पिटल में खड़े हो जाओ, वहाँ पे देखो हेड इंजरी केसेस कितने कम हो जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं लगता क्योंकि स्टैट्स हमारी पब्लिक में इतने शेयर किए नहीं जाते। आप किसी हॉस्पिटल के सामने, जनरल हॉस्पिटल के सामने खड़े होते हो, आपको पता लगे हेड इंजरी के कितने केसेस आते हैं और उनमें से कितने बाइक्स वाले होते हैं, लेकिन आपका नंबर नहीं ना आते, इसलिए आपको लगता है नहीं ये गिरते भी होंगे, कभी सप्ताह लग भी जाओ, समझते नहीं मैं नहीं हो सकता, मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं तो बड़ा ध्यान से चलाता हूँ, मैं नहीं गिर सकता। वो गिरते होंगे, अनाड़ी होंगे जो गिरते होंगे। तो आपने सुनी हुई है कि डूबते वही हैं जिनको तैरना आता है, जो नाड़ी है वो तो बेचारे बाइक पे ही नहीं बैठते, बाइक पे वो बैठता है जिसको समझ होती है कि मैं मेरी कमांड है बाइक पे, मैं चला सकता हूँ बाइक पे, वही बाइक पे बैठता है नॉर्मली ज़्यादातर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल रखा करें, अपनी ज़िंदगी का, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, क्योंकि छोटी सी गलती किसी लम्हे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर जाती है। और आपको क्या कॉस्ट करती है, आपके पिछले जो है वो भुगतते रहते हैं उनको। और ये बाइक का एक्सीडेंट तो मतलब एक मैंने आपको टीचर का एक किस्सा सुनाया, एक मेरा इसी तरह नेबर होता था, सच अ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल यंग लैड, मुझसे 3-4 साल छोटा होता था, बट ही वॉज इन टू बाइक रेसिंग। और बाइक रेसर्स आपको पता है वो तो हेलमेट पहनते ही नहीं है, एंड ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बाइक रेसर। आपको पता है कि मतलब किस तरह आजकल बच्चे करते होते हैं, शर्तें लगती हैं, लाखों रुपए वो शर्तों में जीतता होता था। बट वन फाइन मॉर्निंग ही वन अ रेस एंड ही वॉज जस्ट सेलिब्रेटिंग दैट, और कुछ सामने से कोई ट्रॉली आ रही थी, ही हिट दैट, और उसके बाद वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक ज़िंदगी मौत की कश्मकश में रहा। और अब आप उसको चलते देखें, अब भी वो 40 साल का हो गया होगा, लेकिन पिछले को 15 साल से वो इसी कंडीशन में अगर चलता देखें तो लगता है जैसे वो 70 साल का बूढ़ा है। मतलब ही कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, ही कैन नॉट टॉक स्मूथ। लेकिन क्या है, सिर्फ एक छोटी सी गलती, मतलब इतना मुझे दुख होता था, इतना स्मार्ट लड़का था, मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, हम छोटे भाइयों की तरह था मेरे, उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त था, तो वो भी दोस्तों की तरह, छोटे भाइयों की तरह था। तो लेकिन ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनको आप एहसास नहीं करते, आप इनको रजिस्टर नहीं करते कि कितनी ज़्यादा कॉस्टली हो सकती हैं ये मिस्टेक। यू कुड बी वन ऑफ दो 100 जो खुदा ना खासा रोज़ किसी न किसी कोताही की वजह से हादसे का शिकार होते हैं। तो काइंडली छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, रूल्स को फॉलो किया करें, और रूल्स हर जगह जहाँ बनाए जाते हैं उनको फॉलो करने में प्राइड लिया करें कि आई एम अ फॉलोअर ऑफ द रूल्स, आई एम समवन जिसको लोग कहें कि यार ये एक लॉ अबाइडिंग या रूल अबाइडिंग सिटीज़न है। इस चीज़ में प्राइड लीजिए, रूल को वायलेट करके प्राइड ना लीजिए, क्योंकि बच्चे अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग रूल को ब्रेक करके प्राइड लेते हैं, इशारा तोड़ के खुश होते हैं, देखो मैंने इशारा तोड़ा और पुलिस वाले ने मुझे नहीं पकड़ा। दिस इज़ नॉट समथिंग टू टेक प्राइड इन। आपको खुश इस बात पे होना, देखो मैं इशारे पे खड़ा हूँ, कई लोग इशारे तोड़ के चले गए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इशारा नहीं तोड़ा, मैं खड़ा हूँ, मैंने रूल को पकड़ा हुआ, रात के 12 बजे पुलिस वाला खड़ा है या नहीं खड़ा, इसमें प्राइड लीजिए, जो प्राइड लेने की बात है, जो कि आपके लिए एक अचीवमेंट है, अचीवमेंट जो है उसमें प्राइड लीजिए।
जो आपके डिसक्रेडिट वाली चीज़ है, जो कि एक बुराई है, उसमें कभी अपने आप में फ़ख्र ना महसूस कीजिए, क्योंकि दैट मे कॉस्ट यू सम टाइम वेरी बैडली एंड यू मे नॉट बी एबल टू रीपे दैट कॉस्ट, और इवन योर फैमिली मे नॉट बी एबल टू बियर द इफेक्ट ऑफ दैट कॉस्ट। सो काइंडली ख्याल किया कीजिए। अच्छा जी, बैलेंस शीट के रेफरेंस से, बैलेंस शीट बजट के लिहाज से एक आखिरी चीज़, अभी तो ना हमें यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का बजट दिया गया, हमें कैश बजट दिया गया और फिर कहा गया बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन एग्जाम में जब सवाल आता है ना, तो एग्जाम में आता है जी सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ। अब जब आप सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हो तो एग्जामिनर ने आपको एसेट्स की, लायबिलिटीज की कुछ कहानी सुनाई होती है, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क रह जाता है वो दो फिगर्स पे रह जाता है। एक ये फिगर, कैश बजट नहीं बनाया तो अगले साल का क्लोजिंग बैलेंस कहां से आएगा ये पता नहीं होता, या एक ये फिगर, पीएनएल नहीं बनाया तो अगले साल के रिजर्व में क्या चेंज डालनी है ये कहां से आएगी। अगर आपने कैश बजट नहीं बनाया, आपने पीएनएल नहीं बनाया, तो इन दो फिगर्स के अलावा बाकी सारी फिगर आप ले आओगे। ठीक हो गया जी। लेट्स अज्यूम इन दिस क्वेश्चन अगर हमने कैश बजट भी ना बनाया होता, पीएनएल भी ना बनाया होता, तो ये दो फिगर्स हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होती है ना, हमें इन दो का ना पता लगता, बाकी सारी फिगर्स हमने ले आनी थी, एसेट्स, लायबिलिटीज, रिसीवेबल, पेएबल सब कुछ आ जाना था। ये दो फिगर्स नहीं आती जब तक आपके पास पीएनएल ना हो या कैश बजट ना हो। अब एग्जाम में अगर हमें सिर्फ बैलेंस शीट का सवाल आए, जो कि जैसे मैं कह रहा हूं आ सकता है, आया नहीं है पास में, आ सकता है, अगर आए सिर्फ बैलेंस शीट आए तो ये दो फिगर क्वेश्चन मार्क होंगी। ऐसे मौके पे एग्जामिनर इन दो फिगर में से एक फिगर क्वेश्चन में बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर सारी बैलेंस शीट का डाटा दे देगा, अगले साल क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, एसेट मशीनरी कितनी लोगे, लैंड कितनी आएगी, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, सब कुछ बता देगा, और एंड में एक फिगर दे देगा कि कंपनी एक्सपेक्ट के साल के एंड पे बैलेंस विल बी ओवरड्राफ्ट 1,15,700, एक फिगर बता देगा। तो एक फिगर पता लगी, इसका मतलब दूसरी फिगर विल बी बैलेंसिंग फिगर। या बाज़ का कंपनी ये नहीं, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि अगले साल कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इतना मुनाफा कमाएगी, ये फिगर पता लगी, तो दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर। तो बजटेड बैलेंस शीट बनाते हुए बी प्रिपेयर्ड, वन फिगर कुड बी द बैलेंसिंग फिगर, और वो 99.9% कैश या ओवरड्राफ्ट और पीएनएल की फिगर में से एक होगी। क्योंकि जब हमें बजटिंग का क्वेश्चन आएगा, बजटिंग के क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट पे क्वेश्चन आ गया तो शायद वो क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि उसमें कैश और इनकम स्टेटमेंट दोनों तीनों नहीं आ सकते। मास्टर बजट पूरा तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, हमें जनरली एग्जामिनर एक ही एरिया पे क्वेश्चन देगा, या वो इनकम स्टेटमेंट पे देगा जिसकी लाइक्लीहुड, या कैश बजट जिनकी लाइक्लीहुड ज्यादा होती है। इनकम स्टेटमेंट हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, और ये इंडिपेंडेंट एक एक क्वेश्चन इतना लंबा होता है कि हमें साथ बैलेंस शीट नहीं दी जा सकती। सो बैलेंस शीट अगर देगा तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ही वो हो सकता है यार, उसमें आपको याद रखना है कि वन फिगर मे बी अ बैलेंसिंग फिगर। आपने तमाम फिगर को ढूंढने नहीं जाना, पीएनएल की फिगर या कैश की फिगर में से एक क्वेश्चन दे देगा, दूसरी आपने बैलेंसिंग लेके बैलेंस शीट कंप्लीट करनी होती है। अच्छा, आगे हमें मजीद एक इलस्ट्रेशन करनी है मास्टर बजट की, लेकिन हमारे पास टाइम इस वक्त कोई तकरीबन 15-16 मिनट रह गए हैं, तो वो तो हम अभी नहीं कर सकते, उसमें तकरीबन हमें आधा पौना घंटा चाहिए, उसको पढ़ने में ही 15-20 मिनट लगेंगे, और अभी पढ़ लिया तो कल शुरू नहीं हो पाएगी हमारी सही तरह। तो फिलहाल कोई पीछे से कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के पास है, किसी एरिया से कोई क्वेरी है, कोई लेक्चर मेकअप हुआ या रिवीजन की उसमें कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो वी हैव टाइम अराउंड 10 मिनट्स, वी कैन यूज़ दैट। या आज के लेक्चर में से, जी बेटा टेस्ट, यस मैं भूल ही गया भाई, टेस्ट है हमारे पास। टेस्ट की कल हमारी बात हो गई थी, आप मशरा आप टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। टेस्ट की कल हमारी बात हो गई थी कि नेक्स्ट वीक से हम टेस्ट शुरू करेंगे, और नेक्स्ट वीक हमारा पहला टेस्ट थर्सडे को जो होगा दैट विल बी ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग पे हमारा टेस्ट होगा। अच्छा जी, अब टेस्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें अनफॉर्चुनेटली अटेंडेंस मैं बार बार आपको एम्फेसाइज करता रहा हूँ, और मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अटेंडेंस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट ऑल। जब तक आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आप टेस्ट देने की आदत नहीं डालेंगे, आपको पता नहीं लगता कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको कितनी फर्दर इनपुट चाहिए। अब इस टेस्ट में, ये टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी एरिया से आया है। इससे पहले तक हमारे जितने टेस्ट और थे वो रिलेटिवली सिंपल एरिया से थे, उसमें परफॉर्मेंस बहुत बेहतर 70-80% तक पास परसेंटेज आ रहा था बच्चों का।
लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रिकी टेस्ट आया इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एरिया से। तो ये 5% ड्रॉप होके जितने भी स्टूडेंट अपेयर हुए कम थे 2, ये ड्रॉप होके 29% पे आई। सो इससे अब आपको थोड़ा सा आइडिया लेना, ये है वो बार जो मैं कहता हूँ आपको टच करनी है। इससे आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या आपकी इनपुट सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। तो ये जो कम से कम बच्चे बैठे हैं एटलीस्ट दे विल गेट एन आइडिया कि उनकी इनपुट सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। और जो बच्चे बैठे ही नहीं हैं वो पता नहीं किन ख्वाबों में होंगे और उनको कब पता लगेगा कि वो कहाँ खड़े हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए रिकवर करना। क्योंकि मैं बार बार शुरू से बताता आ रहा हूँ, कॉस्ट कैफेट इज़ नॉट द काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो कि आप लास्ट मंथ में कवर कर सकें। लास्ट मंथ में आप जितना मर्जी जोर लगा लो, शायद आप में से 5 या 10% एक्सेप्शनल बच्चे जो A+ ग्रेडर हैं शायद वो 1 महीने में शायद कवर कर जाएं, लेकिन मेजॉरिटी जो आपके 80-90% बच्चा जो एवरेज बच्चा होता है वो लास्ट मंथ में कवर नहीं कर सकता इस सिलेबस को। इट इज़ टू लेंथी और इंटीग्रेटेड नॉलेज आता है आगे चल के। जैसे जैसे आगे चलेंगे टॉपिक्स मिलने शुरू हो जाते हैं, एक चैप्टर का नॉलेज दूसरे में आ रहा है, दूसरे का तीसरे में आ रहा है, तो जब 2-2 टॉपिक्स मिल के सवाल आते हैं तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। अब ये एरिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एरिया था जिसमें से हमें ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन इसमें चैलेंज, कोई बच्चा जिन्होंने ये पेपर दिया, कोई बच्चा अगर बता सके विच एरिया यू फेस, इन विच एरिया यू फेस चैलेंज। प्रोबेबिलिटी में आप कहते हैं जी चैलेंज आया। अब चैलेंज इसलिए आया कि ये सवाल उन सवालों से थोड़ा फर्क है जो हमने क्लास में किए थे। आप समझिए कि अब यहां से ऑनवर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग का टेस्ट हम रिलेटिवली थोड़ा सा टफ नहीं देंगे, क्योंकि अभी प्रोसेस में कुछ बच्चे, हमारा वर्किंग भी थोड़ी रहती है, वो हम कुछ आसान सिंपल टेस्ट रखेंगे। लेकिन उसके बाद आपके हर टेस्ट आपको जो आएगा वो प्रॉपर एग्जाम लेवल होगा। और एग्जाम लेवल टेस्ट का मतलब यू विल गेट न्यू थिंग्स इन एवरी क्वेश्चन जो कि हमारी क्लास में डिस्कस नहीं होंगी। और यही असल इम्तिहान है आपका कि आपके सामने जब अनसीन चीज़ आती है जो आपने पहले नहीं देखी हुई, तो हाउ यू रिस्पॉन्ड। मतलब एटलीस्ट आई कैन सी हियर कि इस एरिया में कुछ ना कुछ बच्चों ने, तो शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं रिजल्ट नहीं पता कि कौन से एरिया से आपने क्वेश्चन स्कोर करके आपने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन टोटल जैसे ये 10 नंबर और 5 15 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का टेस्ट है। 10 नंबर का सवाल प्रोबेबिलिटी वाला है, 10 नंबर का सवाल प्रोबेबिलिटी के बगैर है। तो मुझे लग रहा है चूंकि हाईएस्ट मार्क्स ही 15 हैं, इसका मतलब शायद कोई भी बच्चा प्रोबेबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाया। एम आई राइट? कोई बच्चा क्लेम करता है उसने प्रोबेबिलिटी के एरिया को हैंडल किया, कोई भी हैंडल नहीं कर पाया प्रोबेबिलिटी के एरिया को। कितने बच्चों की एक्सेस मिस का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काइंडली कल लेके आइएगा, कल हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। मतलब ये अब मैं, ये वो है मैं बार जो कहता हूँ ना, बार आपको दैट विल टेल कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। एक अनसीन चीज आई और आप में से जितने भी बच्चे अपेयर हुए, कम थे 2, लेकिन उनमें से एक भी बच्चा इस चीज को हैंडल नहीं कर पाया। एंड देन टुमारो विल सी कि इसमें क्या चीज ऐसी थी जो कि आपके लिए हैंडलेबल नहीं थी, या अगर आप हैंडल नहीं कर पाए तो उसमें आपकी क्या नेग्लिजेंस थी, और अगर हैंडल करनी थी आपको ये चीज़ तो क्या आपको थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना था सोचने के लिए या अप्लाई करने के लिए। तो कल हम इस क्वेश्चन में ये जो प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे और बाकी एरियाज़ को इन जनरल डिस्कस करेंगे। एंड कल जैसे मैंने कहा मास्टर बजट का क्वेश्चन होगा। अपना जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था वो पेपर लेता ही जाएँ मुबशर से, मुबशर काइंडली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और अब कमिंग टेस्ट से आई वांट कि मुझे 100% अटेंडेंस इस टेस्ट में नज़र आनी चाहिए। अटेंडेंस विल इंश्योर कि आप रेगुलरली कुछ एफर्ट कर रहे हो। अटेंडेंस इन द टेस्ट विल इंश्योर कि आप अपने आप को गेज कर पाओगे आप कहाँ पे खड़े हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप पास होना चाहते हैं।